आप सबका बिहार सिविल एकेडमी मोबिशाला परिवार में स्वागत है। अगर हम सब मिलकर के बात करें तो लास्ट क्लास ब्लड का डिस्कशन हमने बहुत अच्छे से किया था और उसी का सेकंड पार्ट यानी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है, आप सबका वेलकम है। और कल जिस तरीके से जिस सिस्टम से हमने क्लास को डिस्कस किया था, जिस एक क्वेश्चन को हमने समझा था, आई होप आप लोगों को उस क्लास के हर क्वेश्चन को अपने ब्रेन में रिवाइज किया होगा आप लोगों ने और अच्छे से सीखा होगा। तो चलिए क्लास में स्टार्ट करता हूं आज की जो क्लास है। और जो कल का अगर थोड़ा सा रिकैप करें या लास्ट क्लास का हम रिकैप करें थोड़ा सा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आप लोगों से ब्लड के अंदर कितनी सेल्स होती हैं और कंप्लीट प्लाज्मा हमने पढ़ा था। तो उसी पार्ट को मैं कंटिन्यू करता हूं और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं ब्लड क्लोटिंग से। ब्लड क्लोटिंग के केस में यहां पर 2 से 3 बात हमें सीखने को मिलती है और 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस हमें यहां से फॉर्म होते हैं। अगर यहां पर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, भाई ब्लड क्लोट कब होता है? जब बॉडी से बाहर आए तभी तो क्लोट होगा। तो बॉडी से बाहर अगर ब्लड आ रहा है तो कितना टाइम लगेगा उसे क्लोट होने में? पहला ही क्वेश्चन आ गया हमारा। तो आप यहां पर जो रक्त थक्का है, यहां अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, पहला ही क्वेश्चन लेकर के आऊं तो इसकी टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग ऑफ ब्लड क्लोटिंग। रक्त थक्का बनने में समय। तो अगर मैं रक्त थक्का बनने के समय की बात करूं तो 2 to 5 मिनट लगते हैं। 2 से 5 मिनट का समय लगता है ब्लड क्लोट बनने में। आप एक चीज देख रहे हैं, यानी हम यहां पर हर क्वेश्चन को उठा रहे हैं जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी और हमारी लड़ाई एग्जाम तक है। ठीक है, जहां तक एग्जामिनर सोच सकता है, जहां तक क्वेश्चन बन सकता है, हम वहां उस क्वेश्चन को उठा करके आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर यहां पर बात करें तो ब्लड क्लोटिंग की जो स्टेज होती है वो 4 चरण के अंदर पूरा होता है। कौन कौन सी चरण है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लोट करते हैं वो कितने कंपाउंड होते हैं? वैसे अगर देखा जाए तो अगर मैं आपके सामने 2 पार्ट में इसको डिवाइड करूं, एक डिवाइड करता हूं ब्लड क्लोटिंग जो करते हैं और एक डिस्कस करता हूं एंटी ब्लड क्लोटिंग, क्योंकि ऐसा भी तो होता है जो ब्लड क्लोट करने में रुकावट डालते हैं, जो ब्लड क्लोट नहीं होने देते। तो कुछ फैक्टर्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ब्लड क्लोटिंग के क्या क्या फैक्टर होंगे और एंटी ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर क्या क्या होंगे। बच्चा एक चीज समझिएगा, आपकी बॉडी के अंदर जो टोटल फैक्टर हैं जो ब्लड क्लोट करने में हेल्प करते हैं वो है 13। जैसे कुछ के नाम मैं लिख देता हूं। विटामिन के है, विटामिन के अगर बारे में बात करें, कैल्शियम है, ये जो प्लेटलेट्स कल हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, प्लेटलेट्स हैं, फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इस टाइप से बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर एंटी ब्लड क्लोटिंग की बात करूं तो हमारी और आपकी बॉडी में एक ही कंपाउंड होता है जो एंटी ब्लड क्लोटिंग होता है, जिसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन को लीवर फॉर्म करता है, लीवर बनाता है इसे। ये हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके अंदर क्लोट नहीं बनने देता है। ठीक है सर। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं मैं, तो यहां पर एक चीज देखने को मिलती है
यहां पर एक और होता है जो एंटी ब्लड क्लोटिंग होता है। कौन सा होता है? हिरुडीन। हिरुडीन, हिरुडीन बेसिकली, अब ये क्या है? ये लीच में मिलता है सर, जोंक होती है, आप लोगों ने सुना होगा, जोंक के अंदर हिरुडीन होता है। ये भी एंटी ब्लड क्लोटिंग है। अगर मान लीजिए आप जैसे कभी किसी इंसान को जोंक काट लेती है ना, तो वहां पर कभी ब्लड क्लोट नहीं बनता, वो ब्लड फ्लो होता रहता है, और वो जितना ज्यादा इंसान का खून पिएगी, है ना, जितना ज्यादा उसकी बॉडी में जाएगा ब्लड, वो उतना उसका साइज बढ़ता चला जाता है। तो ये क्या करती है? बॉडी में क्लोट नहीं बनने देती है। और ये किसकी वजह से? हिरुडीन की वजह से। और हिरुडीन एक ऐसा पदार्थ है प्यारे बच्चों जो दवाई बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है सर, दवाई बनती है इससे, दवाई बनाने में उपयोग किया जाता है। अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों में ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो जाती है, खून गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, डॉक्टर उन्हें हिरुडीन की दवाई देते हैं। हिरुडीन जिस दवाई के अंदर होगा वो दवाई दी जाती है। यानी यहां से बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हमारा निकल के आया कि सर 2 से 5 मिनट का इसके अंदर टाइम होता है, 4 चरणों के अंदर पाया जाता है, टोटल 13 फैक्टर होते हैं, 2 प्रोटीन है, 2 फैक्टर हैं जो एंटी ब्लड क्लोटिंग का काम करते हैं। एक हमारी बॉडी में मिलता है और एक जोंक के अंदर पाया जाता है। यानी बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं जो हम और आप मिलकर के सर डिस्कस किया हमने। अब मैं अगर बात करूं तो आप लोगों को, अगर जैसे प्रथम चरण की बात करूं, स्टेज 1 की बात करूं, स्टेज 2 की बात करूं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आपकी और हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप से, ध्यान से समझना बच्चा, 2 टाइप से, सॉरी 4 स्टेज में हमारी और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट होता है, 4 स्टेज के अंदर। तो हम और आप चारों स्टेज को एक बार देख लेते हैं, वो चारों स्टेज कौन कौन सी हैं, चारों स्टेज क्या करते हैं। अगर मैं स्टेज 1 की बात करूं तो मान लीजिए, देखो ब्लड क्लॉट होगा, ब्लड बाहर आएगा तभी तो क्लॉट होगा, और ब्लड बाहर आने के मतलब कहीं ना कहीं चोट लगेगी आपको, और चोट लगने का मतलब क्या हो गया कि आपका कहीं ना कहीं टिश्यू जो है वो डैमेज हुआ है। तो यहां पर घायल उत्तक की बात करते हैं, सबसे पहले डैमेज टिश्यू की बात करते हैं, जहां से टिश्यू डैमेज हुआ है, घायल उत्तक की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर देखिए सर, जब घायल उत्तक हुआ, टिश्यू डैमेज हुआ, तो टिश्यू के साथ कौन मिला? टिश्यू के साथ जो हमारे बॉडी में मिलने वाली प्लेटलेट्स मिली, और प्लेटलेट्स और टिश्यू, डैमेज टिश्यू मिलकर के बना रहे हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। समझ लीजिए सर, सबसे पहला फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगर जिसकी बॉडी में थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं बनता, समझ लीजिएगा उसकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। इंसुलिन के केस में कुछ ऐसा ही होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ही फॉर्म नहीं होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्म नहीं होता तो इंसान की बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं बनता। अक्सर देखते हैं जिनको शुगर डिजीज है, डायबिटीज है, हाई शुगर है, लो शुगर है, ये तमाम जो मधुमेह का रोग है, ये ऐसे ऐसे रोग हम देखने को मिलते हैं, वहां आप लोग देखते हैं। पहला चरण थर्मोप्लास्टिन बनने का होता है। दूसरा चरण, जब बॉडी से ब्लड बाहर आ रहा है रेगुलर, तो उसके अंदर होगा क्या? जब बॉडी से ब्लड बाहर आ रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन तो बन गया, लेकिन जो हमारे ब्लड के अंदर, कल याद होगा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन याद होगा, वो यूज किया था हमने। तो जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलकर के, थ्रोम्बोप्लास्टिन विटामिन, इंग्लिश में बोलेंगे विटामिन और हिंदी में बोलेंगे विटामिन, विटामिन के या इसके साथ साथ कैल्शियम, ये मिलकर के और बनाते हैं बच्चा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन, और ये जो थ्रोम्बिन थर्ड स्टेज में जो फिब्रिनोजन है, फिब्रिनोजन भी याद होगा, कल ये प्रोटीन भी हमने डिस्कस किया था। फिब्रिनोजन किसके साथ? थ्रोम्बिन के साथ मिल करके क्या बनाता है? फिब्रीन बनाता है। और ये जो फिब्रीन है, जो हमारी और आपकी बॉडी में
आरबीसी होती है, उस आरबीसी के साथ मिलकर के ये बनाता है बच्चा ब्लड क्लोटिंग करता है, रक्त का थक्का बनाता है। आपको यहां सब कुछ मिल रहा है, आपको आपके प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाहर जाने वाला मिल रहा है। आप जुड़े रहें, आप देखते रहें, आप रियलाइज करते रहें कि एक्चुअल में जहां आपके टीचर आपको लेके जाना चाह रहे हैं, क्या वो कंटेंट, वो चीजें हम मिल पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं सर के साथ। आप लोग देखें स्टेज वन की अगर मैं बात करूं तो स्टेज 1 किस तरह से क्रिएट होता है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, और ये एकदम से एडवांस लेवल है बच्चा, एकदम से एडवांस है। इससे एडवांस आप लोग नहीं पढ़ सकते हो। एकदम से जो आपको चाहिए, जो आपके लिए होना चाहिए, वो सारी चीजें आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा आगे बात करूं, मैंने कहा आप लोगों को कि भाई 2 एंटी जो है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं और 13 आपकी बॉडी में जो है क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। ये स्टैटिक क्वेश्चन है जो हमसे कभी ना कभी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। देखो एक और अगर बात करूं मैं, एक आप लोगों ने सुना होगा हीमोफीलिया होता है जिसे रॉयल डिजीज कहा जाता है। बेसिकली इंग्लैंड के घराने में वो मिला था, इसलिए रॉयल फैमिली में मिला तो इसलिए उसे रॉयल डिजीज बोल दिया गया। वो एक जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है बेसिकली। उस हेमोफीलिया जिसके अंदर होता है, हेमोफीलिया एक जीन के थ्रू होने वाली बीमारी है। अब जेनेटिक क्या होता है उसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अनुवांशिकी क्या होता है उसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, है ना। इतना मैं बता देता हूं, हेमोफीलिया मैं जब आप लोगों के लिए एक स्पेशल चैप्टर भी लेके आऊंगा कि हमारी बॉडी में ब्रेन में होने वाले डिजीज, अब हमारी बॉडी में वायरस से होने वाले डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज, फंगई से होने वाले डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, साथ साथ भारत में जो कौन कौन सी स्वास्थ्य नीतियां आई हैं, साथ साथ भारत के अंदर जितना भी, जैसे अभी तक जैसे कैंसर डिजीज है, सबसे बड़ी बीमारी अभी कोविड गई है, वो तमाम बीमारियां, उन सब बीमारियों का मैं चाहता हूं एक अलग से ही चैप्टर बना के आप लोगों को बताया जाए, ताकि बच्चे को सारी बीमारियां एक साथ मिल जाएं और उस बच्चे के लिए रिवीजन भी सारे चैप्टर्स का एक बार इन बीमारियों के थ्रू हो जाए। तो इसको हेमोफीलिया डिजीज होता है, रॉयल डिजीज होता है। रॉयल डिजीज इसलिए बोला गया क्योंकि ये रॉयल फैमिली में मिला था ब्रिटेन की। और यहां पर आप इतना समझेंगे एक जेनेटिक डिजीज है, जीन से होने वाला डिजीज है, पेरेंट के थ्रू आने वाला डिजीज है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि आपका ब्लड करता क्या क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड की अगर मैं बात करूं, फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अगर देखिए छोटा सा पॉइंट समझिए, हमारी और आपकी बॉडी में हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है और वो ऑक्सीजन किसके साथ जा रही है, ब्लड के साथ जा रही है। तो आप लोग लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का स्थानांतरण या परिवहन आप लिख सकते हो, ऑक्सीजन का परिवहन लिख सकते हो। दूसरा, हमारी और आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन हैं, जितने भी एंजाइम हैं, उनका परिवहन भी इसी के साथ होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन, एंजाइम, ठीक है सर। एंजाइम और हार्मोन का स्थानांतरण या परिवहन, दोनों में से कोई भी वर्ड, ठीक है सर। हर पार्ट से हमारा क्वेश्चन आ रहा है। एक और समझ लीजिए सर, ब्लड नहीं होता तो WBC नहीं होती, WBC नहीं होती
तो कल याद होगा, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, है ना, आपकी बॉडी में प्रतिरक्षा कार्य नहीं होता, है ना, एंटीबॉडी जो इम्यूनल पावर है, इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रांग नहीं होता। तो आप यहां लिख सकते हैं एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा, ठीक है सर, प्रतिरक्षा कार्य, एंटीबॉडी वर्क नहीं होता। तो ये कुछ पार्ट है। कई बार ऐसा होता है स्टेटमेंट के साथ हमसे चीजें पूछ ली जाती हैं। पहले अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर यही करता है। दूसरा अगर बात करूं तो हार्मोन और एंजाइम का ट्रांसफर यही करता है। एंटीबॉडियल वर्क यही करता है। अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी में आने वाले जितने भी न्यूट्रिशन है उनको भी तो यही फ्लो कराता है ना। तो यहां पर ही अगर मैं लिखना चाहूं तो यहीं पर भी लिख सकता हूं न्यूट्रिशंस। यहां पर आप पोषक भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ यहां पर पोषक तत्व भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, पोषक तत्वों को भी स्थानांतरित करने का यही काम करता है। इसके बाद अगर मैं आगे चलूं विचार, तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक, बेसिकली वो टॉपिक बिल्कुल अलग है, उसके अंदर हम सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप और हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। अगर मैं बात करूं यहां से और बहुत छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के पास लेकर के आऊं, तो सर ब्लड ग्रुप को 1900 है ना में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले बताया था, और किस प्रणाली के आधार पर काम किया था? प्रणाली थी सर उनका प्रोसेस था ABO प्रणाली आधार पर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ABO प्रणाली के आधार पर करने के लिए बोला था। अगर मैं आगे आप लोगों से डिस्कशन करूं तो अक्सर आप लोग एक चीज समझते हैं कि भाई 4 टाइप के सर ब्लड ग्रुप होते हैं, है ना भाई, A हो गया, B हो गया, AB हो गया, और जिसमें कुछ नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं होता, उसे बोल दिया जाता है O ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर मैं यहां पर आपसे डिस्कस करूं इसी प्रणाली के थ्रू, तो हम A ब्लड ग्रुप बोलते हैं, हम B बोलते हैं, हम AB बोलते हैं, और हम बोलते हैं O ब्लड ग्रुप। यही 4 ही हैं जिन्हें हम काउंट करते हैं। लेकिन इस प्रणाली के थ्रू ऐसा क्या होता है जिससे ब्लड ग्रुप की पहचान अलग अलग कराई गई, है ना भाई। मैंने आपको यह बताया कि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सर 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O। आपके सामने है चारों के चारों ब्लड ग्रुप। अगर मैं आपके लिए यहां डिस्कशन करूं तो यहां पर यह हमें जानना होगा, मैं इनको बाइफरगेट करूंगा, बिल्कुल एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा बच्चा। ब्लड ग्रुप का आधार होता है एंटीजन, और ये जो एंटीजन है ना, ये जो एंटीजन है, आप ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइको प्रोटीन होता है बच्चा, ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और इसी प्रोटीन के आधार पर फाइनलाइज होता है आपके अंदर, हमारे अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है। एक बात समझो, ऐसे मत समझना, ऐसे समझना जैसे जैसे मैं बताता हुआ जाऊं। अब आप लोग ये देखो आपके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है। मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव एक अलग पार्ट है, RH फैक्टर एक अलग पार्ट है बच्चा। आप इसको समझो कि हमारी और आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, आप उस तरीके से याद रखो। जिसकी बॉडी के अंदर आप लोग जो भी मेरे को देख पा रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर मान लीजिए बच्चा A टाइप का ब्लड ग्रुप है, तो समझ लीजिए उसमें एंटीजन
स्मॉल ए है, क्योंकि एंटीजन को हमेशा स्मॉल लेटर से शो किया जाता है। जिसमें बी है उसमें बी है, जिसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर दोनों एंटीजन है, और जिसके अंदर 0 या ओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है। बड़े सिंपल से तरीके से इसको पढ़ना बच्चा, उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है। उसके बाद हमारा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी मिलती है, एंटीबॉडी मिलती है बच्चा, ठीक है। एंटीबॉडी की अगर मैं बात करूं तो एंटीबॉडी जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसके अपोजिट में एंटीबॉडी होती है। जो भी ग्लाइकोप्रोटीन होगा उसके अपोजिशन के अंदर आप लोगों के लिए जो है एंटीबॉडी बनेंगी। जैसे कि ए एंटीजन है तो इसकी जिसकी भी बॉडी का ब्लड ग्रुप ए है वहां पर बी टाइप की एंटीबॉडी होंगी उसके अपोजिशन की। जहां ए है जहां बी एंटीजन है वहां ए टाइप की होंगी, जहां ए बी है वहां कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और जहां पर एंटीजन कोई नहीं है वहां उस बॉडी में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। अब देखिए थोड़ा सा चीजों को हम समझते हुए चलते हैं। अक्सर बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर किसको हम ब्लड दे सकते हैं, किससे ब्लड ले सकते हैं, और एग्जामिनर भी इन्हीं कंफ्यूजन में से क्वेश्चन निकाल के देता है हमें। आज की क्लास, अभी की क्लास जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सारे कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। मैंने कहा सबसे पहले आप लोग अपने अपने ब्लड को चेक करें, तो जो जिसका ब्लड है उसी ब्लड के अंदर उसी टाइप का एंटीजन होगा। एंटीजन और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में शो किया जाता है, और आप लोग देख भी रहे हैं ए टाइप का ब्लड ग्रुप था तो उसके अंदर स्मॉल ए एंटीजन था, बी टाइप का ब्लड ग्रुप था तो उसके अंदर स्मॉल बी टाइप का एंटीजन था, ए बी टाइप का था वहां पर ए बी, और जहां पर कोई ब्लड ग्रुप जिसको आप लोग ओ बोलते हो उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। बेसिकली बच्चा वो 0 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो दैट इज कॉल्ड 0 टाइप ब्लड ग्रुप। बट जब हम उसको ए बी, मैंने कहा ना प्रणाली कौन सी यूज कर रहे थे हम, ए बी ओ, तो ए बी की वजह से उसको ओ बोलना पड़ा, अदरवाइज वो 0 ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है सर। देखिए यहां पर आप किस किस को डोनेट कर सकते हैं, ब्लड दिया जा सकता है, डोनेट टू और गेन, किससे ब्लड लिया जा सकता है। आज आपके सारे कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे। जिसकी बॉडी में ए टाइप का एंटीजन है वो ए को ब्लड दे सकता है और ए बी को ब्लड दे सकता है। जिसकी बॉडी में बी टाइप का एंटीजन है वो बी को ब्लड दे सकता है और ए बी को ब्लड दे सकता है। जिसकी बॉडी के अंदर ए बी टाइप का एंटीजन है वो सिर्फ ए बी को दे सकता है, और जिसकी बॉडी में कोई भी नहीं है वो ए को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है और ओ को भी कर सकता है। ये चारों को ब्लड डोनेट कर सकता है बच्चा, ठीक है। ये चारों को ब्लड डोनेट कर सकता है। अब आप गेन किस किस से कर सकते हो, मान लीजिए भाई गेन करेंगे आप, किससे गेन करेंगे, गेन करेंगे आप ए टाइप का एंटीजन है तो ए टाइप को गेन करेंगे, ओ को गेन कर सकते हैं। बी टाइप है तो बी और ओ को कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी में ए बी टाइप का एंटीजन है तो आप ए से भी ब्लड ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ए बी से भी ले सकते हैं, ओ से भी ले सकते हैं। और अगर हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ जिसमें एंटीजन नहीं है उसी से ब्लड ले सकते हैं। कितना सिंपल बना दिया हमने चीजें। आप उस तरीके से समझो जिस तरीके से आपके अंदर ब्लड ग्रुप है। अगर मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं कि मान लीजिए जेठालाल के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो जेठालाल किससे ब्लड गेन करेगा, किसको ब्लड डोनेट करेगा, ए और ए बी को, लेकिन किससे लेगा, सिर्फ मान लीजिए जरूरत पड़ गई तो ए से और ओ से ले सकता है। चीजें धीरे 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 सॉफ्ट होती चली गई, एक एक ब्लड ग्रुप को बाइफरगेट करते चले गए। उसके बाद अगर बच्चा मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो आप एक चीज देखते हो, आप कहेंगे कि सर हमारे ब्लड के अंदर तो RH फैक्टर भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। हम तो ये मानते हैं सर हमारा जैसे ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है सर? देखिए चलिए मैं पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको बताता हूं। बच्चा हुआ क्या, जब एक ग्लाइकोप्रोटीन को तो सर्च कर लिया गया एंटीजन के रूप में,
लेकिन क्या था, एक और प्रोटीन ऐसा बचा जिसको लैंडस्टीनर साहब नहीं बता पाए। तो वो उन्होंने क्या किया, वो अक्सर देखा जाता है हमारी और आपकी बॉडी, वो एक होमोसेपियंस एक और प्रजाति है, कपी बंदर और गिबन बंदर से जो बनी है, जो बंदरों की प्रजाति है। और बंदरों की प्रजाति और हमारी प्रजाति यानी जो आप और हम हैं, उनके अंदर सिमिलरिटीज मिलती हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो बंदरों पर किए जाते हैं, उसके बाद ह्यूमन पर अप्लाई होते हैं। यहां अगर मैं बात करूं बच्चा, यहां अगर मैं आपके सामने बात करूं, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये बात है 1940 की, और वही कार्ल लैंडस्टीनर, देखो वो सर्च करते 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 अफ्रीका पहुंच गए, और अफ्रीका में उन्होंने एक बंदर पर रिसर्च किया, रेसस नाम के बंदर पर रिसर्च किया। और रीसस नाम के बंदर में वही प्रोटीन मिला जो इंसान के अंदर है, जिसका आज तक पता नहीं चला है। तो उन्होंने एक चीज देखी, और इसको बड़े सिंपल वर्ड में एक बात समझ लो सर, यहीं से एक वर्ड निकल के आया था, RH फैक्टर। इसको इस बात से समझो, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड लेने की जरूरत नहीं है, इसको इस बात से समझो बच्चा। आपके और हमारी बॉडी में आरबीसी है, आपकी और हमारी बॉडी में आरबीसी है, ये आरबीसी, ये आरबीसी। सर एक बात समझिए, अगर आरबीसी के पास एक स्पेशल टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है, एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन है, तो समझ लीजिए वो आरबीसी RH पॉजिटिव फैक्टर को शो कर रही है। जिसके पास नहीं है वो विदाउट RH शो कर रही है, यानी विदाउट RH क्या होगा, RH नेगेटिव होगा। जिसके अंदर है वो पॉजिटिव हो गया, जिसके अंदर नहीं है वो नेगेटिव हो गया। यहां अगर मैं बात करूं, यहां अगर आपके लिए मैं डिस्कशन करूं, तो यहां पर ये देखिए बच्चा, अगर मैं लिखता हूं A पॉजिटिव, तो आप एक बात समझेंगे कि इसके अंदर A टाइप का एंटीजन है, B टाइप की एंटीबॉडी है, और जो स्पेशल टाइप का प्रोटीन है RH वाला, वो भी प्रेजेंट है। और इसी आधार पर आपके सामने, इसी आधार पर मैं डिस्कस करूं, तो हम ए बी और O यही ब्लड ग्रुप थे, लेकिन अगर इनको डिवाइड करें, मान लीजिए A में वो एंटीजन है तो A पॉजिटिव हो गया, नहीं है तो A नेगेटिव हो गया, B के अंदर है तो B पॉजिटिव हो गया, नहीं है मान लीजिए तो B नेगेटिव हो गया, एक B में पॉजिटिव है तो AB पॉजिटिव हो गया, नहीं है तो AB नेगेटिव हो गया, O के अंदर है तो O पॉजिटिव हो गया, जो नहीं है तो O नेगेटिव हो गया। बिल्कुल सारी चीजें। अब यहां देखिए बच्चा, बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इस कोशिश में लगा हूं कि मेरे सामने जितना भी बच्चा बैठा है सबको समझ में आए चीजें। देखो सर, रट्टा मारना तो सिखा देते हैं, लेकिन रट्टा मारते हैं तो हमें बहुत थोड़े टाइम के लिए चीजें याद रहती हैं, ब्रेन पर प्रेशर रहता है, तो हमें इसको स्वाभाविक रूप से समझना होगा, हमें इसको याद रखने का तरीका अपनाना होगा, क्योंकि हम यहां एग्जाम के लिए भाग रहे हैं। और आप लोग इस चीज को याद रखें, आज मेरी बताई हुई बात को, कि अपने जीवन में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लें, इस फॉर्मूले को, यानी जो अभी आप पढ़ रहे हैं उसको उसी दिन, यानी मान लीजिए आज पढ़ रहे हैं तो आज ही क्लास खत्म होने के बाद उसको रिवाइज करें, और उसके बाद 3 दिन बाद, मान लीजिए आज मंडे को आप काम कर रहे हैं तो थर्सडे को उस चीजों को दोबारा से उठाएं, और दोबारा से उठाएं तो उनका डिस्कशन करें। उसके बाद 3 वीक बाद, यानी 21 दिन बाद उसी बातों को दोबारा से रिवाइज करें, और उसके बाद 90 दिन बाद उसी बातों को दोबारा से रिवाइज करें। सर कोई बड़ी बात नहीं है चीजें याद रखना, ये फॉर्मूला है, ये साइंटिफिक प्रूव चीज है। आप लोग जर्नल साइंस पढ़ रहे हो तो जर्नल साइंस के अंदर आप लोगों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ऑलरेडी इसका प्रूवन है आप लोगों के पास, आप करके देख सकते हो बच्चा। चलो उसके बाद मैं यहां आता हूं, मैंने आपको बताया कि ये
अब यहां पर जो ओ नेगेटिव है, देखो पहली बात तो ओ नेगेटिव को समझो। ओ कौन सा ब्लड ग्रुप था? ओ ब्लड ग्रुप वो था जिसमें एंटीजन ही नहीं था, तो वो किसी में भी जा सकता है। लेकिन अगर ओ नेगेटिव की बात करूं तो ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन भी नहीं है, जो आरएच फैक्टर जिसको आप लोग बोल रहे हो वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये तो सबके लिए डोनेट किया जा सकता है। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि हां सर, यूनिवर्सल डोनर सार्वभौमिक दाता या सर्वदाता भी आप कह सकते हो, कौन है? ओ नेगेटिव। अगर आपके लिए सिर्फ ए बी और ओ पूछा जाए तो आप ओ आंसर देंगे, लेकिन अगर आपके लिए ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी या और कोई आ गया तो आपको पता होना चाहिए ओ नेगेटिव सबको दिया जा सकता है। अगर मैं बात करूं बच्चा यहां पर मैं बात करूं, मैं बात करूं, मान लीजिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर की, सार्वभौमिक दाता की, ग्राही की, सार्वभौमिक ग्राही की बात करूं तो यहां देखिए बच्चा, जो ए बी पॉजिटिव है, ए बी, देखो ए बी क्या था? जिसमें कोई एंटीजन नहीं था, तो ए बी ठीक है। लेकिन पॉजिटिव आने के बाद उसके अंदर, अब देखो जैसे नेगेटिव हो और उसके अंदर कोई जबरदस्त आरएच पॉजिटिव वाला डाले तो क्लोट बनेगा, लेकिन आरएच ए बी पॉजिटिव कौन है? उसके अंदर क्लोट भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो स्पेशल टाइप का प्रोटीन है वो है। मान लीजिए नहीं वाला प्रोटीन डाले तब भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। इसलिए ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, ग्राही, सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है। एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चा, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो ब्लड ग्रुप के अंदर हमने आपको बताया 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं और किस किस तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है बच्चा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने आपको वादा किया था बच्चा कि आप और हम एक एग्जैक्ट चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। वो पुरानी चीजें नहीं है कि जिस तरह से आज तक चीजें चलती आ रही हैं वही हम पढ़ रहे हैं, नहीं। हम हमेशा हर क्लास के अंदर अप टू डेट आप लोगों को रखते हैं। तो एक बात समझिए, 4 ब्लड ग्रुप के बारे में आप लोग आज तक जानते आए। आज आप 4 ब्लड ग्रुप और मैं आपको बताता हूं। ये रेयर ब्लड ग्रुप है, ये निम्न रक्त समूह है सर। निम्न रक्त समूह है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। ये इतना रेयर है, 40 लाख लोगों में एक इसका पेशेंट मिलता है। 40 लाख लोगों में ये इतना रेयर है सर, आप देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने ऋतिक रोशन का नाम सुना होगा, हीरो, उसके अंदर भी यही रेयर ब्लड ग्रुप है। और ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वालों का ही ब्लड ले सकता है। ये आप ये कह सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा उसमें चेंज करना चाहूं तो आप ये कह सकते हैं इसको इस तरीके से याद रखो कि ये सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन लेने की जब बारी आएगी तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वालों से ही ये ब्लड ले सकता है। ये कैसा रेयर ब्लड ग्रुप है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबको डोनेट कर सकता है, लेकिन लेने की बात आएगी
तो सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ये ब्लड ले सकता है। इसको 1952 में वाई.एम. बेंडे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको खोजा था। मुंबई में इसको खोजा गया, मुंबई के अंदर, ठीक है सर, मुंबई महाराष्ट्र में इसको खोजा गया। दूसरा जो ब्लड ग्रुप है ये पहली बार मिला, खोजा तो क्या गया, इसे RH नल ब्लड ग्रुप कहा गया। RH नल, जिसमें RH फैक्टर ही नहीं है। RH फैक्टर तो किसमें नहीं था? RH फैक्टर तो हमारा ऑक्सीजन में भी नहीं था। हाँ, अभी याद आया, RH फैक्टर तो ऑक्सीजन में भी नहीं था। तो ऑक्सीजन कैसा था? सबको दिया जा सकता था। तो ये भी सबको दिया जा सकता है सर। अगर मैं बात करूं RH नल ब्लड ग्रुप की, तो ये भी सबको दिया जा सकता है और लिया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये किसी से लिया नहीं जा सकता है। इवन RH नेगेटिव वाले हैं उनसे भी नहीं लिया जा सकता है। यहां पर ये सबको दिया जा सकता था, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ये ले सकता था, ये किसी से नहीं ले सकता है। और यहां पर अगर बात करें तो यहां पर रेशियो है सर 60 लाख लोगों के अंदर एक इंसान है जिसमें ये इस टाइप का ब्लड ग्रुप मिलता है। अब मैं अगर आगे चलूं तो सर इसको 1961 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये मिला था। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, कुछ ताजा बताओ, हमारे लिए तो वो चीजें जरूरी है। तो यहां पर देखिए सर, नंबर 3 मैंने कहा ये बॉम्बे से ले सकता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये किसी से भी नहीं ले सकता है। और एक मिला है सर इनरा ब्लड ग्रुप, INRA, ये IN से इंडिया और RA से उस पर्सन का नाम था, इनरा ब्लड ग्रुप। ये भी बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, लेकिन इसको 2016 में खोजा गया था सर, गुजरात के अंदर। 2016 में गुजरात के अंदर सूरत में इसको खोजा गया था सर। गुजरात में से खोजा गया था। अब मैं अगर बात करूं यहां पर, बहुत आराम से समझिएगा, इसके बारे में WHO रिसर्च कर रहा है और पूरे विश्व में कितने इंसान अब तक इसके हैं, कितना इसके बारे में, वो चीजें अभी WHO हमें बताने वाला है। बताने वाला है सेंस, अभी इसके बारे में कोई भी ऐसी चर्चाएं नहीं आई है। अगर एक और मैं बात करूं, 4th नंबर, ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ये अभी मिला है सर। और कब मिला है ये भी बता देता हूं, 27 जुलाई 2022 को फाइनल अपडेट इसका आया था, EME ब्लड ग्रुप। इसके बारे में भी WHO ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण या एक्सपेरिमेंट या जो भी आप अनुसंधान कह सकते हो, अनुसंधान कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बताने की कोशिश में लगा हुआ है कि इस ब्लड ग्रुप के अंदर क्या क्या होता है। आप लोगों ने आज तक सिर्फ 4 ही ब्लड ग्रुप पढ़े थे, आज आप 8 ब्लड ग्रुप पढ़ चुके हो। फिर अक्सर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर देखो, एक चीज मैंने देखी है कि मान लीजिए किसी को इमरजेंसी हो जाए तो क्या उसको ब्लड डोनेट किया जा सकता है, क्या ब्लड चढ़ाया जा सकता है, चढ़ाया जा सकता है तो कौन सा चढ़ाया जा सकता है, क्या चढ़ाया जा सकता है, वो सारी बातें बच्चा पूछता है। तो आज समझिएगा, इस बात को समझिएगा बच्चा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको यहां पर 2 केस बता रहा हूं, केस 1 बता रहा हूं और केस 2 बता रहा हूं बच्चा। मान लीजिए, मानना है आप लोगों को कि किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। यहां RH नेगेटिव को मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि सर जो RH नेगेटिव है, उस RH नेगेटिव को आप इस तरीके से समझें कि मान लीजिए कोई भी A नेगेटिव मान लीजिए, B नेगेटिव मान लीजिए, AB नेगेटिव मान लीजिए, O नेगेटिव मान लीजिए,
ठीक है। और ऐसे कंडीशन में उस इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है और इमरजेंसी ऐसी आ जाती है, वहां पर ब्लड नहीं है, इमरजेंसी ऐसी आ जाती है, तो क्या उसकी बॉडी में अपोजिट ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है? जी हां, एक बार जिसकी बॉडी RH नेगेटिव की बॉडी है, या मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी में एक बार RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जा सकता है। चढ़ाया जा सकता है सर, लेकिन जिंदगी में अब दोबारा ब्लड नहीं चढ़ेगा, क्योंकि RH नेगेटिव उसकी बॉडी में एंटीजन था और RH पॉजिटिव जाकर के एक एंटीबॉडी का काम कर रहा है। अब जिंदगी में कोई भी ब्लड उसको चढ़ाया जाए, चाहे वो RH नेगेटिव हो, दोबारा से अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी होती है, या RH पॉजिटिव हो, अब जिंदगी में कोई भी ऐसा ब्लड नहीं होगा जो उसकी बॉडी में चढ़ाया जा सकता है। ये एक छोटी सी एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक रूल होता है जो आपको और हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप A है, तो A ब्लड ग्रुप, मैंने अभी आपको बताया था मेरी बॉडी में ब्लड कौन कौन सा आ सकता है, मैं किसको डोनेट कर सकता हूं, लेकिन जिसका RH नेगेटिव फैक्टर है उसके लिए एक स्पेशल केस ये बनता है कि क्या उसकी बॉडी में कभी RH पॉजिटिव चढ़ाया जा सकता है? जी सर, चढ़ाया जा सकता है। फिर अक्सर एक चीज देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है कि मान लीजिए फादर है और मदर है, फादर का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव और मदर का ब्लड ग्रुप भी है RH नेगेटिव, तो वो आसानी से एक बच्चे को जन्म दे सकती हैं, उनकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए दोनों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तब प्रॉब्लम हो सकती है और वो उस समय बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। अब आप कहेंगे नहीं दे सकती है सर? जी हां, दूसरे बच्चे को, पहले बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन दूसरे बच्चे के केस में मदर यूट्रस में यही एंटीबॉडी बनने का काम हो जाएगा, और जब एंटीबॉडी बनने का काम होगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और एम्ब्रियो नहीं बनना तो बच्चे का विकास नहीं होगा। एक बच्चे से पूछा कि बेटा तेरी मां की उम्र कितनी है? बच्चे ने कहा कि सर 5 साल। तेरी उम्र कितनी है? मेरी उम्र भी 5 साल है। तो सर को गुस्सा आया, टीचर को गुस्सा आया, बदतमीज कैसी बातें कर रहा है, तेरे को ये नहीं पता, ये वो होता है। तो बच्चे ने कहा कि सर जब मैं पैदा हुआ तभी तो वो मां बनी। कितना अच्छा लॉजिकल आंसर है कि मैं पैदा हुआ तभी तो वो मां बनी, उससे पहले तो बहन थी, बेटी थी, पत्नी थी, मां थोड़ी थी। लेकिन एक मां, याद रखना बच्चा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, 9 महीने तक एक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, गर्भाशय में रखती है, यूट्रस में रखती है, और यूट्रस के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अब बायोलॉजी के मास्टर से पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के टीचर से पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। और यहां पर अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो पहले बच्चे को जन्म देते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दूसरे बच्चे के जन्म के दौरान नहीं, एम्ब्रियो बनने के दौरान, क्योंकि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तब एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और एम्ब्रियो के केस की अगर मैं बात करूं, स्पर्म और ओवम के केस की मैं अगर बात करूं, तो यहां पर जब मदर यूट्रस में, देखो पहले बच्चे के दौरान और दूसरे, मैं बात कर रहा हूं दूसरे बच्चे के दौरान मदर यूट्रस के अंदर पॉजिटिव फैक्टर भी है और नेगेटिव फैक्टर भी है। तो अब इस केस में मदर में एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं। इस केस को इसलिए समझाया था मैंने, एक बार ब्लड डोनेट दे दिया गया, लेकिन वहां पर क्या हुआ, दूसरी बार ब्लड नहीं चढ़ सकता। तो एक बार मदर ने बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन अब मदर यूटेरस के अंदर, मां के गर्भाशय के अंदर ये दोनों फैक्टर प्रेजेंट हैं बच्चा।
और अगर दोनों हैं तो अब दोनों सेल आपस में मिलकर के एम्ब्रियो नहीं बनाएंगी। याद रखना। अब आप कहें कि सर हमें क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बनता है, जब मदर को इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो इसे मेडिकल टर्म के अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है बच्चा। ये एक टर्म है जब मां का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो। ठीक है सर। लेकिन कई बार अब देखो, आप कहेंगे कि सर साइंस इतना डेवलपमेंट कर चुका है, क्या इस बीमारी का इलाज नहीं है? अब आ गया, लेकिन इस टर्म को हमें पढ़ना पड़ेगा। और क्या इलाज आ गया? जब मदर पहले बच्चे का में गर्भ धारण करती है तो उस समय मदर का ब्लड टेस्ट होता है, और अगर मदर के अंदर RH नेगेटिव फैक्टर मिल जाए और फादर के अंदर RH पॉजिटिव फैक्टर मिल जाए तो मदर को पहले ही एंटी ब्लड क्लोटिंग के वैक्सीन देना स्टार्ट कर दिया जाता है। याद करो, हिरोडीन बताया था मैंने। कर गए ना कनेक्ट उन बातों को? कर गए ना आप लोग कनेक्ट? हिरोडीन वापस आ गया। यानी एंटी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का वैक्सीन दिया जाता है ताकि मदर में एंटी ब्लड क्लोटिंग वैक्सीन लिख देता हूं ताकि मदर के अंदर दूसरे बच्चे को जन्म देने में भी प्रॉब्लम ना आए। आप लोगों के लिए पूरा ब्लड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आप आराम से उन चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन को, एक पार्ट को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। आप लोग जब 4, 5, 6 टॉपिक पढ़ लोगे तब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं हमेशा पहले उनको आपसे डील करूंगा, क्योंकि ब्लड हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि ब्लड के साथ हम बचपन से रहे। लेकिन उसके साथ साथ अब आगे जो टॉपिक डिस्कस होंगे वो एक सिस्टम को हम उठाना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं यहां आप लोगों से डिस्कस करूं तो ब्लड के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। ठीक है, तो आज की ये क्लास थी हमारी। इस क्लास को आप एक बार आराम से देखिए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। आपको ऐसा फील होगा कि एक स्टेप टू स्टेप चीजें आप लोगों को समझ में आती जा रही हैं और स्टेप टू स्टेप हम उन चीजों को फॉलो अप करते जा रहे हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, यानी एक टाइप से कह सकते हो ब्लड चैप्टर के बचपने से स्टार्ट किया था और बुढ़ापे में जाकर के खत्म कर दिया। यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक क्वेश्चन को मैंने आपसे डिस्कस किया है। आप लोग इसको रिवाइज करते रहें, चैप्टर को देखते रहें, पढ़ते रहें, और आप लोग अच्छे से अपने सिलेक्शन की तैयारी करते रहें, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। खुश रहें, पढ़ते रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।